गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे मॉर्निंग है, ठीक है। थर्सडे है ना, थर्सडे ये शायद थर्सडे मॉर्निंग है। और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। क्लास 12 में स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। नया चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। अब ये जो चैप्टर है ना, इसमें तुमको करने की कुछ खास जरूरत नहीं, मतलब पढ़ना है, नो डाउट पढ़ना है। लेकिन जो मैं लिखा दूंगा ना, जो भी तुमको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, जो भी कॉपी में लिखा हुआ है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, याद कर लेना। देखो, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होने वाला है। ये जो चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा। तो अगर मैथमेटिक्स समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो चीजों को याद कर लेना, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वो देख लेना। इतना जान लो कि अगर कॉपी में लिखा हुआ हर एक बात तुमको याद है अगर इस चैप्टर में, तो इसके क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे तुम उसको सॉल्व कर लोगे। अब वो क्वेश्चंस तुम्हारे मेंस में हो, वो क्वेश्चन तुम्हारे मेडिकल के एग्जाम में हो। अच्छा, एडवांस का कुछ टॉपिक रह जाएगा शायद, वो अभी मैं नहीं करा पाऊंगा। एडवांस का कुछ टॉपिक में एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर करा दूंगा। अभी के लिए सिर्फ मेंस और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब वेव ऑप्टिक्स में हम क्या करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत वेव का अगर इंट्रोडक्शन बताऊं ना, तो वेव जो थोड़ा बहुत वेव का इंट्रोडक्शन तो क्या था कि वेव जो होता है वो अपने साथ एनर्जी कैरी करता है। अब लाइट जो है वो भी क्या है, लाइट डुअल टाइप का नेचर एग्जिबिट करता है। मतलब लाइट के पास पार्टिकल टाइप नेचर भी है और लाइट के पास वेव टाइप नेचर भी है। तो बेसिकली इस वाले चैप्टर में हम लाइट के वेव टाइप नेचर के बारे में बात करेंगे। इसके आगे एक चैप्टर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पर उसके डुअल नेचर के बारे में हम कुछ कुछ बातें करने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, अब लाइट का वेव टाइप नेचर है, मतलब यहाँ पर हमको इंटरफेरेंस पढ़ना है, यहाँ पर हमको डाइफ्रैक्शन पढ़ना है, पोलराइजेशन पढ़ना है, ये सब कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस कोई नया वर्ड होगा नहीं तुम्हारे लिए, मैंने रिसेंटली वेव्स खत्म किया था। वेव्स में मैंने इंटरफेरेंस बताया था। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो वेव्स आकर मिलते हैं या दो से ज्यादा वेव्स आकर मिलती हैं तो उसके वेव्स के मिलने को इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये वेव्स को ऐड करके जैसे मैंने बताया था कि मान लो एक वेव ऐसे चल के आ रहा है, एक वेव के कारण यहाँ पर जो रखा हुआ पार्टिकल है, इस पार्टिकल को क्या मिलता है, एसएचएम मिलता है, ठीक है। इस वेव के कारण इसको डिस्टर्बेंस मिलता है। मान लो यहाँ से एक वेव चल के आया है, इसको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिला। साइमल्टेनियसली एक और वेव चल के यहाँ से आया है तो उसको एक और डिस्टर्बेंस मिला। तो अब क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल है उसको यहाँ से भी डिस्टर्बेंस मिला और यहाँ से भी डिस्टर्बेंस मिला, तो इसका जो नेट डिस्टर्बेंस होता है वो दोनों डिस्टर्बेंसेस का वेक्टर सम होता है। इसी को हमने क्या किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से पढ़ा था। तो वेव ऑप्टिक्स जो है, स्टार्टिंग वाला लेक्चर तुमको लगेगा कि सर ऐसा कुछ तो आपने वेव्स में पहले ही पढ़ा दिया था। तो स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर्स है ना, वो कुछ नए नहीं है, कुछ नया नहीं होगा, पुरानी बातें हैं। हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि पुरानी बातों को रिवाइज करूंगा, तो थोड़ा कंटेंट ज्यादा आज दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीन पॉज करते हैं, वापस से अपने अपने काम पर आते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है, दो सोर्सेज है। अब अगर लाइट वाला चैप्टर होता है तो ये लाइट के सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर साउंड वाला चैप्टर होता है तो ये साउंड के सोर्सेज होते हैं। और अगर स्ट्रिंग में अगर ऐसे बांधे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऑसिलेटर्स होते हैं जो S1 S2 से इस तरह से लगाता है। अब S1 मान लो एक सोर्स है, अभी लाइट के बारे में, वेव ऑप्टिक्स है तो लाइट के बारे में बात करें तो लाइट का सोर्स ले लेते हैं। सपोज ये जो S1 जो सोर्स है, इसमें से जो वेव निकलेगा ना, इसमें से जो वेव निकलेगा उसका जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स1, सॉरी के एक्स, ऐसा। S1 से जो वेव निकला उसका जो इक्वेशन होगा, ये जो वेव यहाँ पर S1 से निकलेगा उसका जो इक्वेशन है वो है A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब मेरे को पता होता है कि वेव का जो इक्वेशन है सर, वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों का फंक्शन होता है। अच्छा, S2 से जो वेव निकलता है, S2 से जो वेव निकलेगा उसका इक्वेशन मान लेते हैं A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इससे जो वेव निकला वो A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इससे जो वेव निकला वो A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। मैंने दोनों वेव का जो ओमेगा है, दोनों वेव एक मीडियम में चल रहे हैं तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी मैंने भी सेम रखा है। आगे जाके इसको एक नाम देने वाले हैं कि इस तरह के वेव्स को क्या बोलते हैं। अभी ऐसा मान लो कि एक वेव का इक्वेशन ऐसा था, दूसरे वेव का इक्वेशन ऐसा था। मान लो इनसे कुछ दूरी पर, ये सोर्सेज से कुछ दूरी पर एक पार्टिकल है P, ठीक है।
अब ये जो पार्टिकल था ना P, इस पार्टिकल को S1 सोर्स के कारण एक वेव मिला, इस पार्टिकल को S1 सोर्स के कारण एक वेव मिला। अब मान लो यहां से यहां का जो सेपरेशन है वो कुछ तो x1 का है। अब वेव के इक्वेशन में अगर कभी भी हम x का वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, अगर वेव का इक्वेशन गिवन होता था और वेव का इक्वेशन टाइम और x दोनों का फंक्शन है, अगर मैं x डिफाइन कर देता था मतलब वो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात हो रहा होता था। अब किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात करते थे मतलब वो SHM का इक्वेशन बन जाता था क्या? तो जो S1 से वेव निकल के आया इस वाले पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा, अगर मैं यहाँ पर x डिफाइन कर दूं तो ये जो इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन का हो जाएगा क्या? लिख सकते हैं इस तरह से, ये मेरे पास क्या हो गया, एसएचएम का इक्वेशन हो गया। पहले क्या था, वेव इक्वेशन था, लेकिन जब मैंने एक्स को फिक्स कर दिया तो ये एसएचएम का इक्वेशन हो गया। ऐसा कुछ मैंने आपको पहले भी बताया। उसी तरह S2 सोर्स से जब वेव निकल के आएगा, मान लो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है अगर वो कोई x2 का है, तो यहां पर दूसरा एसएचएम पार्टिकल P को दूसरा एसएचएम मिलेगा, वो क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। इसका मतलब क्या है, पॉइंट P को दो एसएचएम मिल रहे हैं, एक एसएचएम इसके कारण मिल रहा है और एक एसएचएम इसके कारण मिल रहा है। अब एक पॉइंट पर अगर इस तरह से वेव्स मिलते हैं तो उसको, वेव्स के मिलने को इंटरफेरेंस कहते हैं, और इनको ऐड करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इंटरफेरेंस का सीधा सा मतलब होता है, इंटरफेरेंस का सीधा सा मतलब होता है वेव्स का मिलना, वेव्स का मिलना, वेव्स का मिलना इज नोन एज इंटरफेरेंस। और जब भी किसी पार्टिकल को, जब भी किसी पार्टिकल को एक से ज्यादा डिस्टरबेंस, एक से ज्यादा डिस्टरबेंस, जब भी किसी पार्टिकल को एक से ज्यादा डिस्टरबेंस मिलता है तो उसका नेट डिस्टरबेंस, उसका मतलब तो पार्टिकल का, तो पार्टिकल का नेट डिस्टरबेंस, पार्टिकल का नेट डिस्टरबेंस दोनों डिस्टरबेंसेस का, दो होते तीन होते हैं वैसे, अपने सिलेबस में ज्यादा दो ही होते हैं, दोनों डिस्टरबेंसेस का, दोनों डिस्टरबेंसेस का वेक्टर सम होगा। अब ये जो दो पार्टिकल के डिस्टरबेंसेस को ऐड करने का तरीका होता है, इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुलम्ब्स लॉ में भी आया था, जब भी हमारे पास दो से ज्यादा सिस्टम के, दो से ज्यादा चार्जेस का सिस्टम होता है तो हम क्या करते थे, एट अ टाइम किसी दो चार्जेस का इंटरैक्शन फाइंड आउट करते थे, और किसी भी चार्ज पर जब नेट इंटरैक्शन फाइंड करना होता था तो सारे इंटरैक्शंस का वेक्टर सम कर देते थे। इसी को हम क्या बोलते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे कि S1 के कारण पॉइंट P को कुछ डिस्टरबेंस मिलता, S2 के कारण पॉइंट P को कुछ डिस्टरबेंस मिलता, तो पॉइंट P का जो नेट डिस्टरबेंस होगा वो S1 का डिस्टरबेंस और S2 के डिस्टरबेंस का वेक्टर सम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, ये सब बातें ना हमने पहले कभी बात कर लिया है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, मान लो मेरे को क्या लिख रहा हूं, S1 से अब मेरे को लिखना है Y नेट। वाई नेट मतलब पार्टिकल P को जो नेट डिस्टरबेंस मिलेगा वो अगर मेरे को लिखना है तो डिस्टरबेंस बाय फर्स्ट पार्टिकल प्लस डिस्टरबेंस बाय सेकंड पार्टिकल। अब एक्चुअल में वेक्टर सम होता है लेकिन अपने सिलेबस में कोई वेक्टर सम कभी नहीं होगा, अपने सिलेबस में हमें इनको लीनियरली ही ऐड करना होता है। तो मैंने बोल दिया कि y1 ये जो पहला डिस्टरबेंस था इसका नाम है y1, और ये जो दूसरा डिस्टरबेंस है इसका नाम है y2। तो पार्टिकल P पर अगर नेट डिस्टरबेंस फाइंड आउट करना है, पार्टिकल P पर अगर नेट डिस्टरबेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, y नेट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस y2 के प्लेस में लिख दो a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पार्टिकल का जो नेट डिस्टरबेंस है वो जानने के लिए मेरे को दो SHMs को ऐड करना आना चाहिए क्या? अब दो SHMs को ऐड करना मैंने आपको सिखाया है, SHM का जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया है कि दो SHMs को ऐड कैसे करते हैं।
जब भी दो एसएचएम्स को ऐड करना हो तो आप क्या करोगे, ये जो एसएचएम्स के एम्पलीट्यूड होते हैं उनको वेक्टर मान लेते हैं। ये तरीका शायद मैंने आपको बताया होगा, मैं भी कुछ क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस भी करा दूंगा ताकि आपको याद रहे। अभी बस इतना मान लो कि जिन दो एसएचएम्स को आपको ऐड करना है, आप चाहो तो ये सब लिख सकते हो क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट होती है, वैसे मैंने ये सब लिखाया है कभी। जिन दो एसएचएम्स को ऐड करना है उनके एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर मान लो और उनके बीच का वेक्टर एंगल दोनों के बीच के फेज डिफरेंस को मान लो। अब जो रिजल्टेंट आता है वही क्या होता है, नेट एम्पलीट्यूड होता है। तो यहां पर अगर तुम देखोगे ना तो मेरे पास दो वेक्टर है, पहला वेक्टर है a1, दूसरा वेक्टर है a2। अब ये a1 a2 एक्चुअल में कोई वेक्टर्स हैं क्या? नहीं, ये एक अजम्पशन है, ये मानने का तरीका है। जब भी दो एसएचएम्स को ऐड करना होता है तो उनके एम्पलीट्यूड्स को वी कंसिडर इट एज वेक्टर्स। तो मैंने a1 और a2 दो वेक्टर मान लिया। अब इन दोनों के बीच का वेक्टर एंगल क्या कंसिडर करेंगे सर? तो इनके बीच का जो वेक्टर एंगल है ये रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट है दैट इज ओनली नोन एज ए नेट। अब इनके बीच का जो वेक्टर एंगल होगा वो क्या होगा, दोनों का फेज डिफरेंस होगा। अब अगर दोनों का फेज डिफरेंस देखोगे, मान लो मैं लिख रहा हूं डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है यहाँ पर? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू एसएचएम्स। दोनों एसएचएम्स का जो फेज डिफरेंस है उसको मैं डेल्टा फाई लिख रहा हूं। आप ये स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेना। फिर से बोल रहा हूं ना, ये चैप्टर में मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो मैं व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा, जो भी बोलूंगा, सबको नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। एक तो समझ में भी आना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए। पूरा का पूरा लेक्चर हूबहू याद होना चाहिए। एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आप इसका नहीं छोड़ के आओगे। हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे पढ़ने में, थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसके क्वेश्चंस आसान आते हैं एग्जाम में। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा फाई कैलकुलेट करूं तो देखो, पहले वाले का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, माइनस में दूसरे वाले का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो डेल्टा फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई आ जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस में ओमेगा टी माइनस में के एक्स वन। माइनस ओमेगा टी और प्लस ओमेगा टी कैंसिल कर सकते हैं क्या? इसलिए जानबूझ के इनको सेम लिया गया था। तो डेल्टा फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। अब अगर आपको कुछ पुरानी बातें वेव में याद होना तो ये k जो है वो एंगुलर वेव नंबर है। ये k जो है वो क्या है, एंगुलर वेव नंबर है। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा फाई है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच का, एंगुलर वेव नंबर को लिखते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये x2 माइनस x1 क्या है सर? तो x2 माइनस x1 क्या था, ये सोर्स S1 था, ये सोर्स S2 है। S1 से P तक का डिस्टेंस, S1 से P तक का डिस्टेंस x1 लिया था और S2 से P तक का डिस्टेंस x2 लिया था। अब ये x2 अगर देखोगे तो S2 सोर्स वाले वेव ने, S2 सोर्स वाले वेव ने जो पाथ चला उसका वैल्यू x2 है और S1 सोर्स वाले वेव ने जो पाथ चला उसका वैल्यू x1 है। मतलब ये x2 माइनस x1 जो है, x2 माइनस x1 जो है वो है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस of the waves traveled by the two sources, traveled by the two sources। ये सब कुछ अभी लिंक करना सिखा दूंगा, क्या सबकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर ये जो पाथ डिफरेंस है, अब इतना जानो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में जो भी कहानियां हम सीखेंगे वो x2 माइनस x1 के कैलकुलेशन से ही सीखेंगे। तो x2 माइनस x1 क्या है, फिर से बोल रहा हूं कि x2 माइनस x1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। x2 था S2 सोर्स से जो वेव चलता उसका लेंथ, और x1 है S1 सोर्स से जो वेव चलता उसका लेंथ। तो x2 माइनस x1 क्या है, दोनों वेव्स के बीच का पाथ का जो डिफरेंस है, दोनों वेव्स ने जो पाथ चला उस पाथ का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, x2 माइनस x1 है। तो इसको ना, इसको अपन ऐसा भी लिखेंगे, डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, एक्चुअल में ये है पाथ डिफरेंस। और पूरा खेल इसी का है, पूरा जो चैप्टर है वो पाथ डिफरेंस का ही खेल है। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना अगर समझ में आपको आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, फिर आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जब भी दो एसएचएम्स को आपको ऐड करना है ना, तो आप क्या करोगे, इन दो एसएचएम्स के एम्पलीट्यूड को वेक्टर के दो मैग्नीट्यूड्स मान लोगे और इनके बीच का जो वेक्टर एंगल है, दोनों के बीच का वेक्टर एंगल जो होगा वो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हो जाएगा, डेल्टा फाई। तो अगर मैंने ऐसा अजम्पशन रख लिया
अगर मैंने ऐसा अजम्पशन रख लिया तो नेट वैल्यू, नेट एम्पलीट्यूड जो आता है, ए नेट का वैल्यू जो आता है, ए नेट का वैल्यू में ऐसा लिखते हैं रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड ऐसे ही फाइंड आउट करते थे ना, फर्स्ट वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। अच्छा, और ये जो एंगल है, मान लो अगर ये एंगल अल्फा है, tan अल्फा कैसे कैलकुलेट करते थे? tan अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हम बोलते थे कि जिससे एंगल नहीं बन रहा उसको लिख दो a2 sin डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाय a2 cos डेल्टा फाइव, और जिससे एंगल बनता है उसको अलग से ऐसे लिख दो। ये सब वेक्टर्स में पढ़ा है क्या? अच्छा, अब जब मैंने दो वेव्स को ऐड कर दिया, जब मैंने दो वेव्स को ऐड कर दिया तो वाई नेट लिखने का तरीका क्या है? वाई नेट लिखने का तरीका होता है ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस अल्फा। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। वाई नेट इक्वल्स टू ए नेट का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे और अल्फा का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके पुट कर दोगे इक्वेशन में, सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, दो एसएचएम्स को ऐड करना है। अब तुमको लगेगा सर क्या बोल रहे हो सर, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा एसएचएम्स को ऐड करना पहले भी सिखाया था, अभी फिर से सिखा देंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको इतना डर नहीं लगेगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो कि जब भी हमारे पास दो वेव्स इंटरफेयर करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो जो सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा ए नेट, उसको लिखने का तरीका है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव, जहां पर डेल्टा फाइव जो है वो दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस बोल दो या दोनों एसएचएम, तो वो जो दोनों एसएचएम्स मिल रहे हैं, दोनों एसएचएम्स के बीच का फेज डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, फिर वाई नेट कैसे लिख रहे हैं, तो ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस अल्फा, जहां पर टैन अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टैन अल्फा कैलकुलेट करने का तरीका है ए2 साइन डेल्टा फाइव ए2 कॉस डेल्टा फाइव प्लस ए वन। अभी ना ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा तो शायद आपको ये सब बातें, पुरानी जो बातें हैं वो याद आ जाए। देखो, ऐसा कुछ मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये दोबारा से बस इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि 10 दिन के बाद जब अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे तो उसकी फिर से ये जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, इसलिए दोबारा से पढ़ाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन है, वाई नेट इज इक्वल टू, पहला एसएचएम है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 और दूसरा इक्वेशन है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120। अब हमने फॉर्मूला देखा था कि चलो सर ए नेट अगर फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। बिल्कुल सर, सही देखा था हमने। लेकिन सर ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर a1 a2 किसको ले, किसी को भी a1 ले ले, किसी को भी a2 ले ले क्या? नहीं, a1 स्मॉल फेज, a1 स्मॉल फेज वाले एसएचएम का एम्पलीट्यूड है, ये नोट कर लेना। a1 क्या है? स्मॉल फेज वाले एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। बिल्कुल सर, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर ए नेट फाइंड करोगे तो ए नेट कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर। तो स्मॉल फेज किसका है? इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 30, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 120। इसका छोटा फेज है, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो a1 होगा। तो a1 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस देखोगे, इसका फेज था ओमेगा टी प्लस 120, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 30। तो जब आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 30, तो ये डेल्टा फाइव का वैल्यू ना, यहाँ पर डेल्टा फाइव आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी माइनस 30। सॉल्व करने पर 90 आएगा क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 90। बात समझ में आ रहा है? अब इसका अगर आप वेक्टर डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारे पास पहला a1 इधर आ गया और a1 और a2 के बीच में एंगल कितना है? a1 और a2 के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऐसा कुछ आने वाला है a नेट, ठीक है। ये a नेट हो गया। दोनों के बीच का डेल्टा फाइव कितना है? 90 डिग्री का है। इसको सॉल्व करोगे cos 90 जीरो होता है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब a नेट का वैल्यू तो आ गया 5। ए नेट का वैल्यू 5 आ गया। अब वाई नेट लिखने के लिए वाई नेट इज इक्वल टू, वाई नेट का वैल्यू क्या होता है? ए नेट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस,
अब जो भी छोटा वाला फेज था ना, उसके फेज को रेफरेंस मान रहे हैं, इसको रेफरेंस मान के अपन अल्फा कैलकुलेट करेंगे ना, A1 को रेफरेंस मान के अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो A1 वाले का फेज कितना था, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस टैन अल्फा। वहां पर भी देखो मैंने लिखा था A1 का फेज प्लस टैन अल्फा लिखा था। और टैन अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टैन अल्फा आप इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें से अपन टैन अल्फा निकाल सकते हैं ना। तो टैन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टैन अल्फा A2 डिवाइडेड बाई A1 हो जाएगा। A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू है 3, A1 का वैल्यू है 4। तो टैन अल्फा 37 डिग्री का आंसर आ रहा है। मतलब वाई नेट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 5 साइन ओमेगा टी 30 प्लस 37 67 डिग्री। ये आपके पास वाई नेट का इक्वेशन है। नेट एसएचएम का जो इक्वेशन बनेगा, दो एसएचएम्स को ऐड करने के बाद वो इस तरह का कुछ दिखेगा। बात समझ में आया क्या? सिंपल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया। और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई नेट इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी माइनस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30। अब जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे ना, तो याद रखना ये जो वेक्टर वाला हमने जो अप्रोक्सीमेशन लिया ना, वेक्टर वाला, ये कुछ इस तरह के सिस्टम के लिए डिफाइंड है। A1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर इक्वेशन इस तरह के फॉर्मेट का होगा, तभी आप ए नेट का वैल्यू क्या लिख सकते हो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, आप तभी लिख सकते हो। अब अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। क्यों नहीं है सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इसको प्लस होना चाहिए था। अगर ये प्लस होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो जाएगा। मतलब या तो आप इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, या आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के ऐड वैड करके करना पड़ेगा, जो फालतू का टाइम वेस्ट होता है। तो अपन क्या करने वाले हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब फिर से देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, मैथ्स वाले बच्चे ये सब जानते होंगे। फिजिक्स जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू, जब पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाता है क्या, माइनस ऑफ साइन थीटा। ऐसा मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर बेसिक मैथमेटिक्स में याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करेंगे, अभी के लिए ये सब याद करके रख लेंगे। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर लिखते हैं तो वो हो जाता है कॉस थीटा, और साइन में पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर रहता है तभी ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। ये सब मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत यूज होता है यहाँ पर। उसी तरह कॉस में अगर बात करें तो कॉस में पाई प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट टैन का है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर आप ये सॉल्व करोगे कॉस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में वापस है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा ये वापस से होता है साइन थीटा। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब नहीं याद है तो अभी के लिए क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना और इसको लिख लो। एक मिनट यार, कुछ लोग परेशान कर रहे हैं कॉल करके, एक मिनट। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। अब देखो अपने को ना यहाँ पर ये माइनस नहीं चाहिए, अपने को प्लस चाहिए। तो अपने को प्लस कैसे मिलेगा, अगर मैं ऐसा कुछ देखूं साइन पाई प्लस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा है क्या? और एक्चुअल में देखोगे तो ये माइनस साइन थीटा, ओमेगा टी प्लस 30 को अगर मैं थीटा मान लू, तो अगर मैं ये कन्वर्जन यूज करूँ ना तो अपना काम बन जाएगा। देखो कैसे, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको लगेगा सर पता नहीं क्या चैप्टर सर आप क्यों उसको आसान बोल रहे थे, लेकिन विश्वास रखिए ये आसान चैप्टर है। जो मैं बोलता जाऊंगा वो सुनते जाए, लिखते जाए, याद करते जाए, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। एग्जाम में कुछ भी कॉपी के बाहर नहीं आने वाला, सब कुछ कॉपी से ही आएगा। माइनस ऑफ साइन थीटा, ये माइनस ऑफ, मान लो मैंने इस पूरे एंगल को थीटा मान लिया, अगर ओमेगा टी प्लस को थीटा मान लिया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, प्लस में 4 साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई
प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इसको सॉल्व करके देखो, पाई प्लस 30 है, यहाँ पर ये 30 है, पाई प्लस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है क्या, तो माइनस साइन थीटा को इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इतना नहीं मुश्किल होगा, लेकिन मेडिकल वालों के थोड़ा फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो याद करना है उनको। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसको ऐसा लिख दिया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखना स्टार्ट हो गया। कैसे सर जी, देखो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया 3 साइन ओमेगा टी का, और दूसरा इक्वेशन आ गया 4 साइन पाई प्लस 30, पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई प्लस 180 डिग्री मतलब ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन पाई प्लस 30, ये हो जाएगा 210। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन हो गया सर जैसा अभी हम देख रहे थे। इसमें पहला वाला वेक्टर जिसका फेस एंगल कम होता है वो A1 होता है, ये 3 हो गया, और दूसरा वाला जो अपने को मिलेगा वो घूमने के बाद मिलेगा, 210 डिग्री घूमने के बाद मिलने वाला है। इसका एंगल था ओमेगा टी और इसका एंगल है 210। अब वेक्टर एंगल क्या होता था, दो वेक्टर्स के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो वेक्टर एंगल होता है क्या, तो अगर ये 210 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री का हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, बोल सकते हैं ऐसा। अब इनका रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना होता, अगर आप इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। अब इसका इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे, पहले फाइंड करते हैं ए नेट का वैल्यू। ए नेट का वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो ए नेट का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस में 210। अब यहाँ पर अगर दोनों के फेस डिफरेंस को देखोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस में 210 हो जाएगा। कॉस 210 और इसका वैल्यू सेम होता है क्या, कॉस 150 भी नेगेटिव, हाँ दोनों का वैल्यू सेम होता है भाई साहब, कॉस 210 लिखो या कॉस 150 लिखो, बात एक ही है। पाई माइनस 30 और ये पाई प्लस 30, हाँ दोनों नेगेटिव ही होगा, सही है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, कॉस 210 का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस 30। अभी मैंने बताया था कॉस पाई प्लस 30 जो होता है वो क्या होता है, सही लिखा ना, पाई प्लस 30 है, मिनट, हाँ ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 30 के इक्वल। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको ए नेट का वैल्यू मिल जाएगा। ए नेट आ जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9, 9 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस कॉस 120, कॉस 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 30 वाली कितना आता है, √3/2। सही लिख रहे हैं ना भाई साहब, नहीं तो गलत हो जाए तो पूरी कहानी बेकार हो जाएगी। कॉस 30 वाली होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस में होगा -√3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए नेट का वैल्यू आ जाएगा, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लेना, जितना भी सॉल्व कर लोगे उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए नेट का वैल्यू मिल जाएगा। अब अल्फा कैसे लिखेंगे, तो ये एंगल हमारे पास अल्फा है, ये जो एंगल है वो अल्फा है। अब यहाँ पर tan अल्फा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो ये जो अल्फा एंगल है वो किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में। अब सॉरी 3 और रिजल्टेंट के बीच में, तो tan अल्फा लिखने का तरीका होता था जिससे एंगल नहीं बनता है, तो 4 साइन 150 डिवाइडेड बाय 4 कॉस 150 प्लस 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो तुमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। साइन 150 का वैल्यू कितना होता है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो tan अल्फा 4 टाइम्स ऑफ साइन 150, साइन 150 मतलब साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60 के इक्वल हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा हाफ, यहाँ पर हाफ लिख दो, इधर तो वैल्यू अच्छा है, 4 डिवाइडेड बाई कॉस 150, कॉस 150 हो जाएगा कॉस पाई माइनस 30, तो ये √3/2 हो जाएगा, √3/2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने पर अल्फा का एक वैल्यू मिल जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू आ गया, बहुत ही भयंकर वैल्यू आया है, नो डाउट भयंकर वैल्यू आया है, मेरे को पता है। लेकिन जब आप वाई नेट लिखोगे ना, तो वाई नेट देखो आप कैसे लिखोगे, ए नेट आपको मिल गया, फिर जो मेरे पास छोटा फेज वाला था उसका लिख दिया अपन ने साइन ओमेगा टी। यहाँ पर प्लस अल्फा लिखेंगे या माइनस अल्फा लिखेंगे, जब अपने को इधर कहीं पर घूमना होता था तो प्लस अल्फा लिखते थे, लेकिन अभी ऑपोजिट सेंस में घूमना पड़ रहा है क्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में अल्फा। और अल्फा का वैल्यू कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा। नो डाउट कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, यहाँ पर इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आता, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आता, लेकिन आपको फंडा समझ में, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या बता रहे हैं। कंसेप्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक 3 था और एक 4 था, और दोनों के बीच का जो वेक्टर एंगल है वो 210 बन रहा है।
अगर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट तो इधर ही होगा ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। इसका मतलब इस केस में जो अल्फा बनेगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी में से कुछ माइनस करेंगे तब जाके वो वैल्यू आएगा ना, क्योंकि जब इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिजल्टेंट ऐसा आया था तो अपन ने लिखा था ओमेगा टी प्लस अल्फा। इस बार रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस अल्फा। ये तुम्हारे पास ए नेट सॉल्व करने के बाद यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, ए नेट आ जाएगा, जो भी आ जाएगा भारी भरकम मुश्किल सा जो भी वैल्यू आएगा इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, tan अल्फा मिल जाएगा, सबका वैल्यू पुट कर दोगे तो you'll get the required आंसर। एक और क्वेश्चन करा देते हैं जो कॉस वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट वैरायटी करा देते हैं। यहाँ पर तो स्टैंडर्ड के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर कॉस आ गया। अब कॉस नहीं चाहिए भाई हिसाब से, अपने को जो टर्म चाहिए वहां पर चाहिए साइन का टर्म, और वो भी कैसा, साइन ऐसा कुछ ओमेगा टी प्लस सम एंगल फाइव, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा अगर आप लिख दोगे ना साइन ओमेगा फाइव माइनस ओमेगा टी, तब भी वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर फेज डिफरेंस फिर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मतलब जो फेज डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे ना, अगर इस तरह से लिख दिया आपने, तो वो टाइम डिपेंडेंट फेज डिफरेंस आ जाएगा, जिसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो कॉस ओमेगा टी का टर्म है, हम क्या जानते हैं कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा करेंगे तब भी वो कॉस थीटा होता है, या साइन पाई बाई टू माइनस थीटा करेंगे तब भी वो कॉस थीटा के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, मान लो मेरे को ये कॉस ओमेगा टी को रिप्लेस करना है, तो मैं ऐसा लिख दूं, अगर साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, ये भी मेरे पास कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। और अगर इसको देखो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ये भी कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, लेकिन ना इन दोनों में से, अब बोलोगे सर दोनों यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, दोनों में से सिर्फ इसको यूज कर पाएंगे। क्यों, इसको यूज करने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा सर, जब आप इसको यूज करोगे ना और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो देखो इसका फेज है पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, और दूसरे वाले का फेज कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस 30। अब देखो माइनस ओमेगा टी ऐड होके टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब जो फेज आएगा ना वो टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा। आपको जो फेज डिफरेंस चाहिए वो टाइम डिपेंडेंट कभी नहीं चाहिए। जब भी एसएचएम्स को आप ऐड करने वाले हो तो ये जो ओमेगा टी वाला टर्म है वो कैंसिल आउट होना चाहिए। इसका मतलब हम ये वाला टर्म नहीं कंसिडर कर सकते। तो अगर हम ये नहीं कंसिडर कर सकते तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अब देखो एक बार जब इस तरह के फॉर्मेट को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। लेकिन ये फॉर्मेट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, और ये फॉर्मेट कन्वर्जन के आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना पड़ेगा। तो इसी दिन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाया गया था कि फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। मतलब जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में ऐसा है, 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30 plus 6, in place of cos omega t we can write it as sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री है। बिल्कुल सही है सर। अब देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहते हैं बन तो गया सर, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब अगर मेरे को ए नेट फाइंड आउट करना है तो ए नेट का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 6 का स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 इनटू दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। देखो अब a1 कौन है, तो इसका फेज कम था तो ये पहला वाला जो है वो मेरा a1 हो गया, और ये ओमेगा टी प्लस 30 है ओमेगा टी प्लस 90, मतलब दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 60 डिग्री का है क्या। बिल्कुल सही। अब देखो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीचों बीच जाता है, मतलब अल्फा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तुम चाहो तो फॉर्मूला यूज करके भी फाइंड आउट कर लो। मैंने डायरेक्टली वेक्टर का जो नॉलेज था उसको यूज किया तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, और दोनों के बीच का वेक्टर एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे cos ऑफ 60, cos ऑफ 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। cos 60 का वैल्यू जब आप हाफ पुट करोगे तो ये ऐसा कुछ आने वाला है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब ए नेट का वैल्यू आ जाएगा 6√3। ये मेरे पास ए नेट का वैल्यू आ गया। ए नेट अगर मिल गया तो वाई नेट कैसे लिखेंगे, अब देखो फिर से a1 से ऊपर जाके मेजर कर रहे हैं इसलिए इस बार अल्फा को पॉजिटिव लिखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में a1 से नीचे जाके मेजर कर रहे थे इसलिए नेगेटिव लिख रहे थे। ये सारी बातें आपको अल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ाऊंगा ना, अल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ाऊंगा तब ये सारी बातें फिर से आपको जरूरत पड़ेगी। अब वाई नेट का वैल्यू देखो कैसे लिखते हैं, तो वाई नेट का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ए नेट के प्लेस में रख दिया 6√3
साइन ऑफ छोटा फेज किसका था, इसका फेज छोटा था क्या, नहीं, इसका फेज तो एक्चुअल में ओमेगा टी प्लस 90 है, तो वो छोटा वाला फेज कौन है, ओमेगा टी प्लस 30 सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 6√3 साइन ओमेगा टी प्लस 60, ये अपना आंसर है। ये मैंने पुरानी बातों को तुमको याद करके बताया है कि किस तरह से एसएचएम्स को ऐड करते थे। अब ये सब सिर्फ इसलिए बताया गया है क्योंकि ये इस वाले चैप्टर में तो जरूरत पड़ेगा ही, आगे जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो वहां पे भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको ये सिखाएगा। अब अगर एक बार आपको एसएचएम्स कैसे ऐड करते हैं ये समझ में आ गया है, तो हम वापस अपने इक्वेशन में आते हैं। हमने क्या बोला था, ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, यहां से x1 दूरी पर पार्टिकल p था, यहां से x2 दूरी पर पार्टिकल p था। मेरे पास दो SHMs आए थे, यहां पर जो SHM आया था वो A1 साइन ओमेगा t प्लस के x1 था, यहां पर जो SHM आया वो A2 साइन ओमेगा t प्लस के x2 था। दो SHMs आ गए थे। अब दो SHMs को जब अगर मैं ऐसा मान लूं कि इसका फेज छोटा है, तो जो दो SHMs को ऐड करने के बाद नेट एम्पलीट्यूड आता है, नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आया था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा 5, ऐसा कुछ आया था क्या। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये जो कॉस ऑफ डेल्टा 5 है, ये जो कॉस ऑफ डेल्टा 5 है, अगर मैं उसमें डेल्टा 5 का वैल्यू लिखूं तो डेल्टा 5 क्या था, डेल्टा 5 था ओमेगा टी प्लस के x2। ये सब बातें एकदम याद समझ भी लो और साथ साथ याद भी कर देना इसको, ओमेगा टी माइनस के x1, ये सब लेक्चर में ना मेरे को एकदम पूरा याद है, जैसा मेरे को याद है वैसा आपको भी याद कर लेना है। ये सब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी गायब कर लिया अगर, तो डेल्टा 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, के प्लेस में 2 पाई लैम्डा लिख दो और x2 माइनस x1। अब ये x2 माइनस x1 जो है वो क्या है, पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब तुम खुद से सोचो, अगर मेरे को पाथ डिफरेंस पता चल जाए, x2 और x1 का जो पाथ डिफरेंस है अगर मेरे को वो पता चल जाए, तो मेरे को डेल्टा 5 मिल जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी। मेरे को डेल्टा 5 मिल जाए अगर, तो मेरे को cos डेल्टा 5 मिल जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी। और cos डेल्टा 5 अगर मिल जाए तो नेट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सही है सर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ये है क्या, x2 माइनस x1। अगर x2 माइनस x1 पता चला तभी आप डेल्टा 5 कैलकुलेट कर पाओगे। अगर डेल्टा 5 का वैल्यू पता चल गया तो आप cos डेल्टा 5 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको cos डेल्टा 5 का वैल्यू मिल जाएगा तो आप a नेट कैलकुलेट कर पाओगे। अब बोलोगे सर आप इतना a नेट पर स्ट्रेस क्यों दे रहे हो, a नेट कैलकुलेट करके आप क्या कर लो। तो जब आपने वेव्स को ऐड करना सीखा था, मैंने वेव्स का इंटेंसिटी पावर ये सब का फॉर्मूला लिखाया था, तो अगर आपको याद हो ना, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने, इंटेंसिटी होता था एनर्जी पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ऐसे कुछ था ना, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, कोई और टर्म था नहीं, एक मिनट मेरे को चेक करने दो भाई साहब। 2 पाई स्क्वायर, अच्छा एफ स्क्वायर भी है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, रो यहाँ पर क्या होता था, डेंसिटी, जिस मीडियम पे वो ट्रैवल कर रहा है उसका डेंसिटी इंटू वी, वी यहाँ पर वेव वेलोसिटी, ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, एफ फ्रीक्वेंसी है, रो क्या है, रो यहाँ पर जिस मीडियम पे वो ट्रैवल करता है उसकी डेंसिटी है, और वी यहाँ पर क्या है, वेव वेलोसिटी। ये पूरा फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला अपन ने वहां जब इंटरफेरेंस पढ़ा था, वेव में जब इंटरफेरेंस पढ़ा था तब भी आया था, वेव ऑप्टिक्स में जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तब भी आएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो S1 और S2 दोनों को एक मीडियम में रखा गया है। अगर दोनों को एक मीडियम पर रखा गया होगा, इसका मतलब जितने स्पीड से ये वेव ट्रैवल कर रहा है और जितने स्पीड से ये वेव ट्रैवल कर रहा है, दोनों एक बात है क्या, बिल्कुल सर। मैंने दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर एक जैसा रखा, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी भी एक जैसा है, और दोनों एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब रो भी क्या है, एक जैसा है। 2 पाई स्क्वायर तो पहले से कांस्टेंट है, इसका मतलब इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है क्या। और ये सब ना तुमने अपने लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा, लोअर क्लास में अगर साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर बताते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतना ज्यादा क्या होता है, इंटेंसिटी का वैल्यू होता है। अब ये सारा का सारा खेलना इंटेंसिटी का है, कैसे सर, जैसे जब मैंने तुमको साउंड के केस में इंटरफेरेंस करना सिखाया था, जब साउंड के केस में बीट का फॉर्मेशन होता है तो मैक्सिमा मैक्सिमा
इंटेंसिटी का मतलब होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब तुम अगर मान लो ये S1 S2 यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो साउंड के सोर्सेज होते हैं, तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी इसका मतलब तुमको मैक्सिमा सुनाई देगा, क्या सबसे ज्यादा साउंड सुनाई देगा। अगर इंटेंसिटी का वैल्यू, अगर यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू मिनिमम होता तो कम साउंड सुनाई देगा। उसी तरह लाइट के केस में अगर मैं बात करूं, अगर ये S1 S2 लाइट के सोर्स होते और इंटेंसिटी का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा मतलब यहाँ पर ब्राइट स्पॉट दिखेगा क्या, और अगर इंटेंसिटी का वैल्यू मिनिमम हुआ मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत कम हो जाएगा क्या। बात समझ में आ रहा है। मतलब जब भी ऐसा मैंने शायद तुमको बताया होगा वेव्स में, जब वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ते हैं ना तो वहां पर इंटेंसिटी से ज्यादा एवरेज पावर के बारे में बात करते हैं। एवरेज पावर में सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पर क्या होता है म्यू हो जाता है, मास पर यूनिट लेंथ। जब वेव ऑन अ स्ट्रिंग के बारे में बात करते थे तो वहां पर एवरेज पावर के बारे में बात करते थे, क्योंकि वहां पर वेव जो है, जो भी डिस्टर्बेंस है वो सिर्फ धागे के अलॉन्ग मूव करता है। लेकिन अगर साउंड का सोर्स हो, लाइट का सोर्स हो, तो जो डिस्टर्बेंस है या जो एनर्जी है वो पूरे हर डायरेक्शन में फैलता है। अब जब ये एनर्जी हर डायरेक्शन में फैल रहा है तो वहां पर हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो लाइट के सोर्स में और साउंड के सोर्स में हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपन इंटेंसिटी, अब अगर ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट आता है तो हम बोलते हैं ज्यादा ब्राइट लाइट आया। अगर कम इंटेंसिटी का लाइट आएगा तो हम बोलेंगे डल, जो लाइट आया था उसका ब्राइटनेस बहुत कम था। अब अगर मेरे को इंटेंसिटी जानना है पूरा का पूरा, क्योंकि मैं क्या देखूंगा, मैं तो इंटेंसिटी देखूंगा ना। लाइट के केस में मैं तो इंटेंसिटी देखूंगा भाई साहब, एम्पलीट्यूड से मेरे को क्या मतलब। मैं तो बोलूंगा कि लाइट कम इंटेंस है, लाइट ज्यादा इंटेंस है। जैसे बल्ब है, बल्ब से अगर रोशनी कम आ रही होती तो बोलते हो कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है। लेकिन अगर वो बल्ब एकदम झलझला के जल रहा है, एकदम बड़बड़ा के जल रहा है, मरने वाला है जल जल के, तो तुम बोलते हो कि लाइट की जो इंटेंसिटी वो बहुत ज्यादा है। तो जो ह्यूमन है, लाइट के केस में और साउंड के केस में उसको इंटेंसिटी से मतलब है क्या। अब अगर मुझे इंटेंसिटी चाहिए तो मेरे को एम्पलीट्यूड चाहिए, और अगर मेरे को एम्पलीट्यूड चाहिए तो मेरे को cos डेल्टा फाई चाहिए, क्योंकि A1 A2 2A1 A2 ये तो कांस्टेंट है। अगर मेरे को cos डेल्टा फाई चाहिए तो मेरे को डेल्टा फाई चाहिए। अगर मेरे को डेल्टा फाई चाहिए तो मेरे को डेल्टा एक्स चाहिए। और डेल्टा एक्स क्या है, पार्ट डिफरेंस है। मतलब पूरा का पूरा ये जो कहानी है वो पार्ट डिफरेंस पे स्टार्ट होके इंटेंसिटी पे एंड करेगा। और हम क्या देखेंगे, हम इंटेंसिटी देखेंगे। लेकिन वो इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कहां से आएगा, वो इंटेंसिटी कैलकुलेशन पार्ट डिफरेंस आएगा। अगर आप पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना सही से इस चैप्टर में सीख गए तो आप सही से क्या कर पाओगे, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाओगे। बात समझ में आया क्या। अच्छा, अब इसी में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। अपन ने क्या लिखा, ए नेट का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, ए नेट का फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था ना, A1 स्क्वायर रूट ओवर के अंदर आया था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये सब बातें अब जो मैं बोलूंगा ये सब मैंने वेव में दोबारा पहले पढ़ा दिया है, हो सकता है थोड़ा जल्दी बताऊं, ठीक है। कॉस ऑफ डेल्टा फाई, आई होप डेल्टा फाई क्या है ये सब तुमको मतलब अभी समझ में आता होगा। स्क्वायरिंग अगर मैं कर दूं दोनों तरफ तो ए नेट का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखा सर, क्योंकि हम क्या जानते हैं ना कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। मतलब मैं इस इंटेंसिटी वाले टर्म को सम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन जो एम्पलीट्यूड का आया है ना, उसका मिलता जुलता इक्वेशन हम इंटेंसिटी का ही बना सकते हैं, और सारा का सारा खेल इंटेंसिटी का है तो हम इंटेंसिटी पे ही बात करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा सम कांस्टेंट आई नेट, अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है नेट का स्क्वायर है तो यहाँ पर आई नेट हो जाएगा, सम कांस्टेंट I1 सम कांस्टेंट I2। A1 का मतलब हो जाएगा अगर A1 का वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से देखो, एम्पलीट्यूड अगर लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, रूट आई डिवाइडेड बाई रूट के लिखोगे क्या, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो यहाँ पर 2 को एज इट इज रख दिया, रूट ओवर I1, A1 का वैल्यू फाइंड कर रहा है ना। अच्छा, ये के कांस्टेंट नीचे मल्टीप्लाई होगा भाई साहब, अभी मिस्टेक हो जाता, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा लिखेंगे आई नेट अपॉन के, I1 अपॉन के, I2 अपॉन के, यहाँ पर रूट के, I2 अपॉन रूट के कॉस ऑफ डेल्टा फाई, ऐसा कुछ लिखेंगे।
के सब कैंसिल अगर कर दिया तो आई नेट का वैल्यू जो आ रहा है वो हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। अब तुम किसी भी बैच के स्टूडेंट हो, तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, तुम जेई के स्टूडेंट हो, तुम बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, तुमको ये फॉर्मूला तो याद रहना ही है और ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है। तुम कोई भी लेवल का एग्जाम दो, मेडिकल, जेई, एडवांस, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, प्रेप, नर्सरी, कोई भी लेवल का एग्जाम दो, तुमको ये फॉर्मूला तो याद रखना है। अच्छा भाई साहब, अब इसमें ना एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है जो अपने काम का आता है। क्या होता है? मतलब 90% टाइम, मेडिकल वालों में तो देखना कि 100% टाइम, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, मतलब दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी अगर सेम होगा तो वो जो I नेट है उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, I प्लस 2 रूट I इंटू रूट I कॉस डेल्टा फाइव। लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल सर, लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, I नेट I प्लस I 2I प्लस 2I कॉस डेल्टा फाइव। ये तो एकदम पूरा म्यूजिकल चल रहा है। I नेट इज इक्वल टू 2I कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव। थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं डेरिवेशन के पीछे नहीं बढ़ रहा, तुमको तो एंड रिजल्ट याद रखते हैं, मैथ्स वालों को ये आता होगा। 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव को 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये मैथ्स में एक फॉर्मूला चलता है, लिख देते हैं यार, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैथ्स में एक फॉर्मूला चलता है, क्या फॉर्मूला चलता है? कॉस 2 थीटा जो है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा ही कुछ रिप्लेसमेंट जब यहाँ पर कर दोगे ना तो आई नेट का वैल्यू ऐसा आ जाएगा 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव और ये अपॉन 2, ये एंगल का हाफ है, डेल्टा फाइव अपॉन 2। सर ये ऐसे कैसे लिखा? यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा था, मतलब यहाँ पर डेल्टा फाइव है तो डेल्टा फाइव का हाफ होगा क्या, तो यहाँ पर लिख दिया आई नेट इज 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव अपॉन 2। ये आई नेट का वैल्यू है। बात समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप किसी भी लेवल का एग्जाम का तैयारी करो, आपको ये सारे फॉर्मूलाज तो याद रखने ही पड़ेंगे। आई होप इतना समझ में आया है। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सब एकदम पुरानी बातें हैं, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, पुरानी बातें हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा है, बस एकदम याद रखना चाहिए ये सब। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम। अगर मेरे को चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मेरे को इंटेंसिटी का वैल्यू चाहिए मैक्सिमम। अब ध्यान से देखो, आई का इक्वेशन था, ये जो आई नेट है इसका इक्वेशन क्या था? आई नेट का इक्वेशन है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाइव। अब I1 I2 रूट I1 रूट I2 ये सब तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? कॉस डेल्टा फाइव। मतलब अगर मैं कॉस डेल्टा फाइव का मैक्सिमम वैल्यू रख दूं, कॉस डेल्टा फाइव का अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू रख दूं तो मेरे को आई नेट का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा क्या? बिल्कुल सर, मिल जाएगा। अब cos डेल्टा फाइव का मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना मिलता है? तो बताया कि साइन और cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो cos डेल्टा फाइव का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। और ये कब होता है? जब cos 0 हो, cos 2 पाई हो, cos 4 पाई हो, तब ऐसा होता है। इसका मतलब जब भी डेल्टा फाइव का वैल्यू 2n पाई हो जाए, जहां पर n क्या है, n 0, 1, एंड सो ऑन, ठीक है, जब डेल्टा फाइव का वैल्यू 2n पाई हो जाए तो यहाँ पर cos डेल्टा फाइव का वैल्यू 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। डेल्टा फाइव 2n पाई हो गया, इसका मतलब डेल्टा फाइव तो हमने देखा था सर, ये तो 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स था। जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स है, ये 2n पाई के इक्वल होना चाहिए। 2 पाई से ये 2 पाई अगर मैं गायब कर दूं तो डेल्टा एक्स का वैल्यू n लैम्डा आ जाएगा क्या? अब ये ना कंडीशंस है फॉर मैक्सिमम इंटरफेरेंस।
कभी भी अगर आपको मैक्सिमम इंटरफेरेंस चाहिए तो दो कंडीशन आप याद रखना। क्या याद रखोगे? आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको नोट बना के लिख दे रहा हूं। क्या लिख याद रखेंगे? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर constructive interference, for constructive interference, path difference must be integral multiple of lambda, or phase difference must be even multiple of pi। ये आपको नोट करके याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? कब आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा? जब पाथ डिफरेंस या तो n लैम्डा हो जाए या फेज डिफरेंस 2n पाई हो जाए। दोनों ही केस में आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो cos डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है? मैक्सिमम में 1 है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? cos डेल्टा फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन में डेल्टा फाई को 1 से रिप्लेस कर लो। I net is equal to I1 plus I2 plus 2 times of root I1 root I2 लिख सकते हैं ऐसा। अब ये सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे तो ये I net ना ऐसा आ जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और अगर ऐसा बोल दिया जाए इफ I1 is equal to I2, तो यही I net क्या हो जाएगा? यही I net 2 टाइम्स ऑफ रूट I का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब I मैक्स का वैल्यू जो मिलेगा वो 4 टाइम्स ऑफ I का आ जाएगा। क्या? एकदम ये सारी बातें मैथमेटिक्स के साथ याद कर लेनी है। ठीक है, I net का वैल्यू फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के केस में I net कितना आ जाएगा? तो रूट ओवर ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, या तो ये लिख लो, या ये जो I net है वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ I के इक्वल हो जाएगा। कब 4 I के इक्वल हो जाएगा? जब I1 और I2 का वैल्यू क्या है? सेम है। नहीं तो इन जनरल रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का स्क्वायर होता है। ये हो गया कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, आप इसी तरह से ना एम्पलीट्यूड के बारे में भी लिख सकते थे। ए नेट का वैल्यू क्या होता है? ए नेट का वैल्यू जो होगा वो हो जाता था A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ए नेट का स्क्वायर क्या आया था? ए नेट का स्क्वायर आया था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। अब कॉस ऑफ डेल्टा फाई का वैल्यू 1 रख दोगे तो वो A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर ए नेट का स्क्वायर होना चाहिए। ए नेट का स्क्वायर मतलब ए नेट का वैल्यू ऐसा आ जाएगा A1 प्लस A2, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा नेट एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, कंडीशन समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सब मैंने पहले भी पढ़ाया था, दोबारा बस पढ़ाया जा रहा है क्योंकि शायद आप भूल गए हो, लेकिन ये सब बातें याद रखनी है। फॉर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में अपने को चाहिए इंटेंसिटी होनी चाहिए मिनिमम। इंटेंसिटी मिनिमम होने का मतलब है कॉस ऑफ डेल्टा फाई का वैल्यू चाहिए मिनिमम। कॉस ऑफ डेल्टा फाई का मिनिमम वैल्यू होता है -1। अब कॉस ऑफ डेल्टा फाई का वैल्यू -1 कब होता है? जब डेल्टा फाई का वैल्यू पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई और सो ऑन, मतलब 2n+1 पाई जब हो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होगा तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि cos डेल्टा फाई मिनिमम हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब डेल्टा फाई अगर 2n+1 पाई है तो डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा x इज इक्वल टू 2n+1 times of pi. This pi will get cancelled from this pi
तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2n+1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2n+1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो डेल्टा एक्स है, यहां पर क्या कंडीशन क्या याद रखेंगे सर, नोट क्या याद रखेंगे, फॉर destructive interference, path difference must be odd multiple of lambda by 2 or phase difference must be odd multiple of पाई। ये अपने को याद रखना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करूं, तो इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास इंटेंसिटी का इक्वेशन ऐसा था, इंटेंसिटी आई जो है, आई नेट जो था वो आता था √I1 प्लस √I2, नहीं रूट नहीं आता था, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √I1 cos ऑफ डेल्टा फाई। यही तो अपन लिखते थे इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब cos डेल्टा फाई का वैल्यू अगर -1 है तो आई नेट हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ √I1 ये लिख सकते हैं। इसको अगर आप एक्सपैंड करके लिखोगे तो आई नेट का वैल्यू आपको ऐसा मिल जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, और ए नेट का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पर A1 माइनस A2। ये नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू है और ये नेट इंटेंसिटी का वैल्यू है। फिर से इफ आई नेट इज इक्वल टू इफ आई, क्या हो गया नीचे, क्या हो गया, अच्छा ये ऐसा भी होता है, इफ I1 इक्वल्स टू I2 जो है, अगर I1 और I2 का वैल्यू सेम हो जाए तो उस केस में जो नेट इंटेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर I1 I2 90% केसेस में यही होता है भाई साहब, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स ऑफ I हो जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी, जो मैंने आपको दोबारा से सुनाई है। लेकिन ये जो कहानी है ये आपको पहले बार में ही मैंने बोला था याद कर लो, फिर से बोल रहा हूँ कि इसको याद कर लेना। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने शायद कराए भी होंगे पहले, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है। मान लो ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है, इनके बीच का जो गैप है वो गिवन है 4.6 लैम्डा, इनके बीच का जो गैप है वो गिवन है 4.6 लैम्डा, और एक डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर क्या करेगा, यहां से चलना स्टार्ट करेगा। ये जो डिटेक्टर है S1 से चलना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, maximas and minimas. Find the number of maximas and minimas obtained by the detector. इस डिटेक्टर को कितनी बार मैक्सिमा और कितनी बार मिनिमा मिलेगा वो देखते हैं। अब सारा का सारा खेल किसका है, पार्ट डिफरेंस का है। ठीक है, ध्यान से देखो, जब ये डिटेक्टर इस वाले पॉइंट पर है, S1 वाले पॉइंट पर,
तो S1 से वेव कितना चला, कुछ नहीं चला सर, S1 पे ही तो है, तो S1 से वेव कुछ नहीं चला। अच्छा S2 से जो वेव चल के आएगा, S2 से जो वेव चल के आएगा उसको 4.6 लैम्डा चलना पड़ेगा क्या। तो एग्जैक्टली जब ये डिटेक्टर S1 पर है तो जो पाथ डिफरेंस है, यहाँ पे नीचे मैं पाथ डिफरेंस लिख रहा हूँ, ये 4.6 लैम्डा का है क्या। S1 से वेव चला नहीं और S2 से जो वेव चल के आया वो कितना लेंथ चला, 4.6 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, 4.6 लैम्डा का हुआ क्या इस पॉइंट पर। अच्छा उसी तरह जब डिटेक्टर यहां पहुंच जाएगा तो S2 से वेव को चलने की जरूरत नहीं है और S1 से जो वेव चलेगा उसको कितना चलना पड़ा, 4.6 लैम्डा। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है। तो यहां से जो वेव चल, यहां पर जब डिटेक्टर था तो पाथ डिफरेंस 4.6 लैम्डा का, और यहां पर जब डिटेक्टर है तो पाथ डिफरेंस 4.6 लैम्डा का। कहीं बीच में होता तो, जैसे 4.6 लैम्डा गैप है ना, 2.3 लैम्डा पर अगर होता तो जितना वेव यहां से चल के आएगा उतना ही वेव को यहां से भी चल के आना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा क्या। मैं डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं पाथ डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूं। और ये पाथ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द पाथ ट्रैवल्ड बाय द टू वेव्स। दोनों वेव्स ने जो पाथ ट्रैवल किया उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज ओनली नोन एज द पाथ डिफरेंस। तो ये 4.6 लैम्डा, ये 4.6 लैम्डा, और यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो। अब ध्यान से देखो, यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो है, यहां पर 4.6 लैम्डा है, यहां पर जीरो है, यहां पर 4.6 लैम्डा है। अगर जीरो है मतलब यहां पर क्या होगा, यहां कहीं पर लैम्डा होगा, फिर 2 लैम्डा होगा, फिर 3 लैम्डा होगा, फिर 4 लैम्डा होगा क्या। बात समझ में आ रहा है। अगर देखो यहाँ पर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा होगा। उसी तरह यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, फिर जाके 4.6 लैम्डा होगा क्या। बात समझ में आ रहा है। अब जब जब अपने को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मिलेगा तो मैक्सिमा मिलेगा ना, तो मैक्सिमा काउंट कर लो। देखो अगर मैं मैक्सिमा काउंट करूं, 1 2 3 4, जीरो जीरो में भी मिल जाएगा, 5 6 7 8 9, टोटल अपने को 9 मैक्सिमा मिले। ये 4.6 लैम्डा और ये 4.6 लैम्डा भूल के काउंट मत कर लेना, ठीक है। अब मिनिमास के बारे में अगर बात करें, 4.6 लैम्डा और 4 लैम्डा के बीच में यहाँ पर 4.5 लैम्डा होगा क्या। यहाँ पर ये 4.5 लैम्डा, कुछ अलग कलर यूज करते हैं, यहाँ पर एक 4.5 लैम्डा, अरे कलर क्यों नहीं पिक हो रहा, ये 4.5 लैम्डा, यहाँ पर 3.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 0.5 लैम्डा लिख सकते हैं। फिर 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा और 4.5 लैम्डा। तो पता नहीं तुमको डॉट्स दिख रहे हैं नहीं, कितने कितने ब्लू डॉट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ मिनिमास कितने हो गए, नंबर ऑफ मिनिमास हो गए 10। तो इस तरह से मैक्सिमास और मिनिमास के हम क्या करते हैं, नंबर फाइंड आउट करते हैं। स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करो, मैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने वाला क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराया था। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है, ऐसा बोला गया कि S1 और S2 दो सोर्सेज हैं और दोनों के बीच का जो गैप है वो 5.2 लैम्डा है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है। अब एक डिटेक्टर है जो पॉइंट S1 से चलना स्टार्ट करेगा पॉइंट S2 तक। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डिटेक्टर फॉर सेकंड मिनिमा। मतलब ये जो डिटेक्टर है उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव सेकंड मिनिमा। अभी एकदम ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यहां पर S1, अगर मैं डिटेक्टर S1 पॉइंट पर होता तो पाथ डिफरेंस 5.2 लैम्डा का होता, एग्जैक्टली बीच में होगा तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। पर अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर 5.2 लैम्डा है तो 5.5 लैम्डा तो आ नहीं सकता। पहला मिनिमा इसको 5.5 लैम्डा पर मिलता क्या, अब ये 5.5 लैम्डा पाथ डिफरेंस है, 5.5 लैम्डा क्या है, पाथ डिफरेंस है। सेकंड मिनिमा इसको 4.5 लैम्डा पर मिलेगा क्या। अब ये 4.5 लैम्डा क्या है, मान लो डिटेक्टर मूव करते हुए यहां से यहां आ गया तो यहां से यहां का लेंथ 4.5 लैम्डा है क्या, नहीं। यहां से वेव अगर कुछ एक्स अमाउंट चल के आया है तो जो S2 से वेव चल के आएगा वो 5.2 लैम्डा माइनस एक्स का चल के आएगा क्या। बात समझ में आ रहा है।
अगर डिटेक्टर यहां से यहां कोई एक्स अमाउंट मूव कर गया, मतलब S1 से वेव कितना चल गया, कोई तो एक्स अमाउंट का वेव चल गया है, और S2 से अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 5.2 लैम्डा माइनस एक्स। तो S2 से जो वेव चला उसका पाथ लेंथ है 5.2 लैम्डा माइनस एक्स, और S1 से जो वेव चला उसका लेंथ है x। तो अगर मैं पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा x का वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डेल्टा x का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 5.2 लैम्डा माइनस एक्स, पहले वाले का पार्ट माइनस दूसरे वाले का पार्ट। तो डेल्टा x का वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है क्या, 5.2 लैम्डा माइनस ऑफ 2x। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है ये x का वैल्यू, कि कितना x चले होते कि सेकंड मिनिमा मिल जाए। तो सेकंड मिनिमा मिलने के लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए था वो 4.5 लैम्डा का होना चाहिए था क्या, बिल्कुल सर। तो डेल्टा x के प्लेस में रख दो 4.5 लैम्डा इक्वल्स टू 5.2 लैम्डा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x। ओए 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 उल्टा हो गया भाई साहब, ये 4.5 है, 5.5 तो आ ही नहीं सकता, ये 4.5 है, ये 3.5 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3.5, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा 3.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.2 लैम्डा माइनस 3.5 लैम्डा। सॉल्व कर लो, 5.2 लैम्डा माइनस 3.5 लैम्डा कितना हो जाए 15.7, 1.7 हो रहा है, 1.7 लैम्डा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा 0.85 लैम्डा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बात समझ में आ रहा है। मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि जो डिटेक्टर है वो कहीं बीच से चलना स्टार्ट कर रहा है, ऐसा इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि ये सब अपने को नहीं पता। अरे क्या कर दिया, ऐसा कुछ है, डिटेक्टर जो था वो एग्जैक्टली बीच में था कहीं पर, यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से पूछा गया है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डिटेक्टेड फॉर सेकंड मिनिमम। फिर से क्वेश्चन में यही पूछा, सेकंड मिनिमम या इस बार कर देते हैं फॉर सेकंड मैक्सिमा कर दो, क्वेश्चन में कर दो सेकंड मैक्सिमा, कुछ भी क्वेश्चन बना दो, करने का तरीका तो यही भाई साहब, सेकंड मैक्सिमा, बिल्कुल सही है सर। अब ध्यान से देखना, अगर यहां पर है डिटेक्टर, ये डिटेक्टर अगर यहां पर है तो इसको अभी क्या मिल रहा है, जीरो पार्ट डिफरेंस है, मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसको मैक्सिमा मिला, जैसे ये इधर मिल जाएगा, जैसे ये इधर जाएगा इसको पहला मैक्सिमा मिला लैम्डा, फिर जब ये इधर जाएगा तो 2 लैम्डा में इसको सेकंड मैक्सिमा मिल जाएगा। यहां पर जीरो पे एक मैक्सिमा मिल रहा था लेकिन उसको काउंट नहीं कर रहे, उसके बाद से काउंट कर रहे हैं। जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा हुआ तो इसको पहला मैक्सिमा मिला, फिर जब पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा तो इसको क्या मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा। तो यहां से S1 से जो वेव चलता, S1 से जो वेव चलता वो ध्यान से देखना तो कितना चलेगा, ये जो गैप है, अगर मैं बोल दूं कि यहां से यहां, अब जो मेरा डिटेक्टर है वो कुछ तो x चला अगर, तो ये जो बीच का लेंथ है वो कितना है, 2.6 लैम्डा हुआ क्या, मतलब पाथ लेंथ, पाथ लेंथ फॉर S1, S1 के लिए पाथ लेंथ कितना हो गया, 2.6 लैम्डा प्लस x का हो गया, हो जाएगा। और पाथ लेंथ फॉर S2, S2 के लिए अगर बात करें तो जो पाथ लेंथ है वो 2.6 लैम्डा माइनस x होगा क्या। अब दोनों का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, अगर दोनों का पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा 2.6 लैम्डा प्लस एक्स माइनस में 2.6 लैम्डा प्लस एक्स, ये इक्वल आना चाहिए 2 लैम्डा के। तो 2.6 लैम्डा प्लस में 2.6 लैम्डा माइनस में कैंसिल आउट कर दो, तो 2x का वैल्यू 2 लैम्डा की इक्वल आ गया, मतलब x का वैल्यू जो है वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा क्या, मतलब जब ये सोर्स यहां से लैम्डा डिस्टेंस आगे चला जाएगा तो उसको सेकंड मैक्सिमम मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अच्छा, मान लो इसका मैं अभी तो डिटेक्टर क्या कर रहा था, डिटेक्टर उस लाइन के अलॉन्ग में मूव कर रहा था जहां पर S1 S2 है। क्वेश्चन के 1000 तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है।
मान लो ये एक स्क्रीन है, ठीक है, ये एक स्क्रीन है, यहां पर -∞ से +∞ तक एक्सटेंड कर रहा है। एक सोर्स यहां पर रखा हुआ है S1, एक सोर्स यहां पर रखा हुआ है S2, और दोनों के बीच में जो गैप है वो कोई तो 3.2 लैम्डा मान लो। जो गैप है वो कितना है? 3.2 लैम्डा, ठीक है। अब बोला गया कि इफ द डिटेक्टर, क्वेश्चन में बोला गया if the detector start moving from -∞ to +∞, then find the number of minimas and maximas obtained। कितने मिनिमाज और मैक्सिमाज मिलेंगे ये अपने को फाइंड आउट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अब ध्यान से देखना, S2 से जो वेव चल के आएगा और S1 से जो वेव चल के आएगा, उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? एग्जैक्टली इसके मिड पर 3.2 लैम्डा का हुआ क्या? बिल्कुल सर, 3.2 लैम्डा हुआ। यहां से वेव जितना चलता और S1 से जो वेव चलेगा, तो S1 से जो वेव चलेगा उसको 3.2 लैम्डा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 3.2। अब अगर मैं +∞ की तरफ जाने की कोशिश करूं तो इन्फिनिटी, अगर 2 पॉइंट्स है, अब ये जो गैप है बहुत छोटा है क्या? 3.2 लैम्डा। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4000 × 10⁻⁻10। उसमें 3.2 मल्टीप्लाई बहुत छोटा है क्या? तो इन्फिनिटी के सामने अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रेज जा रहे हैं वो पैरेलल निकल रहे हैं। अब पैरेलल जो रेज है वो कहीं इन्फिनिटी में जाके मिलते हैं। अब अगर पैरेलल रेज कहीं इन्फिनिटी में जाके मिलेंगे, मतलब जैसे ये चला वैसे ये चला, तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो इन्फिनिटी में अप्रोक्सीमेटली 0 है क्या? उसी तरह -∞ में भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, अब जो डिटेक्टर है जब ये यहां पर होगा तो इसको मिला मैक्सिमम, यहां पर 0, यहां पर 3.2, मतलब यहां कहीं पर लैम्डा हुआ होगा, यहां कहीं पर 2 लैम्डा, यहां कहीं पर 3 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर लैम्डा, इस तरह से हुआ होगा क्या? तो नंबर ऑफ मैक्सिमास देखते हैं। मैक्सिमास अगर देखोगे 1 2 3 4, 3.2 पे मिलेगा क्या? नहीं, 5 6 7 8। नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने हैं? 8। मिनिमास देख लो, 0 और लैम्डा के बीच में 0.5 होगा, 1 2 3, यहां पे मिलेगा क्या? 3 लैम्डा और 3.2 लैम्डा के बीच में? नहीं, तो 1 2 3, यहां पे मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, यहां पे नहीं मिलेगा भाई साहब। 4 2.5 1.5 0.5, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ मिनिमास कितने? 6, और नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने? 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से हमारा आंसर है। अब इसमें बहुत भारी भारी कैलकुलेशंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।